बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। चीजें बेहतर होने का और करने का दावा तो बहुत सारी पार्टीज करती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कर कौन रहा है। बहुत से ऐसे रहनुमा जो वाकई ही चाहते हैं कि बेहतरी हो, और बेहतरी की जब बात मैं करती हूँ हमेशा से ही कराची की बात करती हूँ। और कराची वो शहर जो कि पाकिस्तान को, सिंध को 97% रेवेन्यू देता है, जबकि पूरे पाकिस्तान में भी एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का कराची जनरेट करता है। उसके बावजूद इस कराची को खंडर बना दिया गया है। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि बात करते हैं और चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका साथ कौन देगा। जब नए नाम होते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई पार्टी साथ होगी तभी वोट दिया जाएगा। स्पेशली कराची की अगर मैं सियासत की बात करूं तो कराची की सियासत में ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ का जो लोकल शख्स होगा वही कराची के मसाइल को समझेगा। वो उसी को ही पता होगा कि मुझे अपने शहर के, अपने इलाके के मसाइल को कैसे ठीक करना है। कराची वालों को एक ही पैगाम है कि उन लोगों को वोट दें जो वहाँ के मकामी हों और आपके मसाइल को जान सकें। ऐसे ही कुछ अफराद मेरे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ कराची के हलकों का जिक्र भी मैं करती चलूँ। मैंने प्रोग्राम में आपको बताया, एक हफ्ते से हमारा एक सिलसिला है कि हम कराची के ऊपर ख़ास तौर पर बात करेंगे। एक चंक हमारा कराची सिंध की सियासत ज़रूर होगा, ताकि अवेयरनेस का काम जितना हम मीडिया के थ्रू कर सकते हैं उतना करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ठीक है जनाब, चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं और कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मैं वेलकम करूंगी उबैद शाह साहब को। उबैद शाह साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उबैद शाह साहब, चीज़ें अपनी तौर से हो रही हैं, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने कराची की सियासत की बात की, स्पेशली कराची को इग्नोर किया जाता है। वोट भी यहाँ से लिया जाता है, रेवेन्यू भी यहाँ से लिया जाता है, लेकिन कराची में इग्नोर होता हुआ नजर आता है। आप क्या समझते हैं कि थोड़ी देर पहले जो जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि आज़ाद उम्मीदवार पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, आप कराची का रोना, आप भी बहुत प्रोग्राम्स में रो चुके हैं, मैं भी रो चुका हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। सुनने वाले भी कहते होंगे शायद इनके पास कोई नया कंटेंट नहीं है, लेकिन क्या करें, मसले हल ही नहीं होते, झूठे तू ही हैं। बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं सूरत हाल और ख़राब होती चली जाती है। कराची की किसी भी सड़क पर आप निकल जाएं, आपको ब्लड प्रेशर जो है ना 1-2 घंटे में वो 200 के करीब चला जाएगा। बाकी इस पर हम बात करते रहते हैं। अभी आपने जो पूछा सवाल, आपका सवाल आज़ाद उम्मीदवारों पे कितना भरोसा किया जा सकता है? नहीं, भरोसा कोई नहीं किया जा सकता। अभी से दाम लग गया, पहले से ही बुकिंग हो गई है एडवांस में। अच्छा। और बुकिंग करने वाले जो हमारे जो शिकारी हैं बड़े और खिलाड़ी हैं बड़े, वो एक जो सब पे भारी हैं, उन्होंने दाम अभी से दे दिया है कि भाई ये तुम्हारा दाम, ये तुम्हारा दाम, ये तुम्हारा दाम, बस अगर सीट निकाल लो तो आके पैसे ले लो। तो वो ये तो खैर फिर वही मंडी लगेगी। और हमारे लोगों का अलमिया ये है, हमारे ये हालात इस मुल्क के ऐसे हो गए कि हमारे सियासतदानों को लोगों के मसाइल पर बात करने का टाइम नहीं है। एक साहब लगे पड़े हैं हमारे कि वो चौथी बार वाले का रास्ता रोको, वो आवाम के बारे में बात ही नहीं करते, कोई एजेंडा ही नहीं है। दूसरी जो बड़ी बहन थी कल तक 16 महीने के इत्तेहाद में, वो अब कह रही हैं तुम्हारे स्कूलों की हालत देखो, तुम्हारे अस्पतालों की देखो, तुम्हारे सड़कों की देखो। वो भाई बहन आपस में थोड़ा सा मैच खेलेंगे, फिर बाद में मन तोरो हाजी बुगम तुम रो हाजी। मैं अगर गलत नहीं है तो शायद 2.5 साल पहले की बात है। ये दोनों भाई बहनों की तस्वीरें मुझे यहाँ पे शारा कायदीन पे और कायद आज़म के मज़ार के पास, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, लोगों के मसलों पर तो कोई लोग तो बेवकूफ़ हैं इस मुल्क के। ये 25 करोड़ गधे घास खाते हैं, इनको तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। एक 2 कमरे के मकान का बिजली का बिल जो है वो 25-25 हज़ार रुपए आ रहा है। लोग बिजली कटवा के कुंडे लगाकर भी नहीं बेचारे रह पा रहे, घरों में बंद पड़े हैं, अपने बच्चों की, एक और तमाशा अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं भर पा रहे। गैस की बिल जो है वो बिजली की बिल से ज्यादा आ गए। अब आप सोचें, इन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो बिलावल साहब को किसी ने समझाया होगा कि सर असल मसला तो ये है, तो उन्होंने कहा जी 300 मीटर, वो वैसे ही जैसे 50 लाख मकान बन रहे थे, जैसे 1 करोड़ नौकरियां पैदा हो रही थी, वैसे ही वो आ गए 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। साहब आप क्या करें, अपना सर पीटे, दीवार से मारे, इस मुल्क के हालात देखें। 301 पे जाएगा उसको वही बिजली देनी पड़ेगी। उससे मेरा ख्याल है 1 करोड़ रुपए महीने का यूनिट पे आ जाएंगे आखिर में हम। बिजली का जो होश रुबा इजाफा हुआ है ना, वो इस 16 महीने की हुकूमत में हुआ है, और वही कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दूंगा। लॉजिकल बात क्या है, मुझे बड़ा वो जब नारे लगते हैं वो कहते हैं नैरेटिव देना,
नैरेटिव वो जो दे रहे होते हैं, मुझे हैरत इस बात पे होती है, आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, आपको कोई ये क्या ये नहीं पता कि आईएमएफ से आपकी डील क्या हुई भी? आप कर ही नहीं सकते इस तरह से, किस तरह से ये लोग बात कर लेते हैं? मैं कह रहा हूं ना, कर लिया आईएमएफ से। हबीब जालिब ने किसी जमाने में कहा था ना, 10 करोड़ ये गधे क्या बनेंगे हुक्मरान, वो अभी जिंदा होते कहते 25 करोड़ ये गधे क्या, हम क्या सुनेंगे किसी की बात? हमारी बात कौन करता है? एक आम आदमी की बात, उसके मसले की बात कौन करता है? इन सियासतदानों के आप जलसे सुने, इनकी तकरीरें सुने, इनके प्रोग्राम सुने, इनके एजेंडे और इनके मंशूर जो वेबसाइट्स पे पढ़े हैं वो पढ़ लें, आप देखेंगे मंशूर में तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि पता नहीं आसमान में कुछ रह गया जो लाना नीचे बस बाकी रह जाएगा, उसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा। और तकरीरें इनकी सुने तो आपको पता चलता है इनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ, इनका माइंड ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि लोगों के मसले क्या हैं। ये सिर्फ ये माइंड अप्लाई कर रहे हैं कि हम अपना नंबर कैसे बढ़ाएं, हुकूमत हमारी कैसे हो जाए, कितने रुपए में कौन बिकेगा, कहां से किसकी सीट निकलवा दे, कैसे लोगों को भर भर के गाड़ियों में ले आए, बड़ा करके जलसा दिखा दें, कौन से सारा दिन 24 घंटे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का यही काम है कि वो इख्तिदार तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय करे। उनका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों के मसले क्या हैं। अच्छा, आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, लोगों को हैरत भी होती है। मुझसे भी बहुत से लोगों ने कहा कि आप कराची के, मतलब मेरा प्रोग्राम चूंकि नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों पे होता है, लेकिन स्पेशली कराची पे क्यों बात की जा रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची की बात करना, इवन ये कराची के कचरे पे बात करना। और मैं उबैद आपको बताती चलूं कि कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे सब्जेक्ट कमेटी मेंबर भी हूँ, तो वहाँ पे मैं गई हूँ और वहाँ ये बात हुई कि जनाब चलें जनाब, मुझे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उसके बाद ये बात का जिक्र करूंगी कि बच्चे रिसर्च की तरफ कराची में किस तरह से जा रहे हैं और उनके ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कराची का कचरा भी किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और उस पर काम नहीं हो रहा। ये मैं जिक्र करती हूँ थोड़ी देर में। जो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में जिक्र कर रही थी कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी लाइन पे लेंगे और उनसे भी उनके मौक़िफ़ जानेंगे ताकि बेहतरी हो सके इस सूबे में, इस शहर में, जो कि आपके पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शहर, और इस शहर ये खत्ते का वाहिद हिस्सा है जो कि गर्म पानी का खत्ता कहलाता है, जिसके ऊपर बड़े मसाइल हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप इस वक्त हल्का NA 247 और PS 122 से जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कौन सा इलाका है सर? ये नॉर्थ कराची और नई कराची का इलाका है। अच्छा, ये यानी कि NA में भी यही आ रहे हैं और PS में भी ये आ रहे हैं? हाँ, PS में ये इसी NA के नीचे जो है PS है, ये उसका PS है 122 और NA 247 है। हाँ, ये इसको। अच्छा सर, मैं चूंकि अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम इस हल्के पे कौन था? मैं खड़ा था यहाँ से और मेरे मुकाबले में उसामा था, उसामा MQM का। ठीक है। और बस दोनों 1 और 2 थे और जो पेपरों में दिखाया गया। अच्छा, आपका एक स्लोगन जो है वो मेरे सामने आया है कि मैं हूँ आजाद, क्या आप हैं आजाद? ये क्यों आपका स्लोगन है, क्यों आपने ये सोच के इसको स्लोगन बनाया है? देखिए, इस वक्त तक जितनी पार्टियां हैं ना, ये सारी पार्टियां बिशुमूल PTI के, ये सारी पार्टियां जो है इस वक्त किसी न किसी चेयरमैन के अंदर में है। ठीक है। और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के बाद ये सारी पार्टियों के जो चेयरमैन है, अगर मैं इनके टिकट लेता तो मैं इनकी गुलामी में चला जाता और मैं इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ इन्हीं की मरून मिन्नत देता कि मुझे एक शोकाज नोटिस देते और मेरी पार्टी रुकनीयत ही मुअत्तल कर देते। क्योंकि यहाँ पे सच कहना बहुत मुश्किल काम है और अवाम के हक लेना वो भी बहुत बड़ा मसला है। तो मैंने ये सोच कर के मैं आजाद हूं, तो मैं अवाम को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आजाद अगर कैंडिडेट को जितवा रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त अब तक डिलीवर नहीं कर सकी सारी कोई भी पार्टी, तो उनकी गुलामी में जाने से बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं आजाद रहकर अपना काम कर सकूं। और इस इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी वो आप इस इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि इस इलेक्शन के बाद मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, एक नई पार्टी, अपनी पार्लियामानी पार्टी कोई ना कोई बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे जितना याद पड़ता है अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप पिछली दफा इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। मैंने 8 इलेक्शन लड़े तहरीक इंसाफ से। अच्छा, ठीक है। तो क्या वजूहात थी आप उनसे अलग हो गए? देखिए, 9 मई के वाकयात जो उसके 9 मई के वाकयात से क्या, उससे पहले से मेरी बात मामला चल रहे थे यहाँ पार्टी के अंदर और बहुत बाखबर हल्के और ये जो हमारे मीडिया वाले जितने भी दोस्त हैं मेरे, सब जानते थे कि मैं पार्टी में जो है सही बात करना मुश्किल होता जा रहा था, सच कहना मुश्किल होता जा रहा था। तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से बाकी सब चीजें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें ये 9 मई का वाकया हुआ, जिसमें अफवाद के खिलाफ जो है हमले हुए,
और फोर्सेस के ऊपर इन्होंने किया गया और ये कह के किया गया कि हम आजादी लग की जंग लड़ रहे हैं। तो वो इस बात से ना मैं पहले मुतफिक था और ना इसके बाद था, क्योंकि इमरान खान साहब की जब हमने पार्टी जो है बनाई थी, हम लोगों ने हमने पार्टी बनाई थी। मैं आपको बता दूं कि मैं फाउंडर हूं और मैं इस तरह का फाउंडर नहीं हूं कि मैंने पीटीआई बनने के बाद ज्वाइन कर ली और मैं फाउंडर मेंबर के आने लगा। मैं शौकत खाना में था, वहां हमने सोचा कि एक पार्टी बनानी चाहिए जो इस माशरे में अमन कायम कर सके, करप्शन खत्म कर सके और 3 पॉलिटिकल पार्टी को दरमियान में कोई नई पार्टी बनाए। तो उसके लिए ये पार्टी बनाई गई थी। लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब 2013 के 11 के बाद हमने जो है डिलीवर करना अपने आप लोगों आवाम ने हमारी तरफ मुतवज्जा होना शुरू किया और हम जो है एक अक्सरियती पार्टी बनने लगे, तो उस वक्त जो है कोई पैराशूटर्स घुस गए और उन्होंने पार्टी को कैप्चर कर लिया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो मसाइल पैदा हुए वो 2018 के इलेक्शन में आपको बाखूबी नजर आए होंगे कि 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद इस पार्टी में जो बुनियाद थी वो पीछे रह गई और उसके बजाय अपॉर्चुनिस्टों ने जगह बना ली और उन लोगों ने इस पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया था 3.5 साल के अंदर कि ये पार्टी अपने जो है होती जा रही थी। करप्शन के इल्जाम हमारे ऊपर लग रहे थे, हमारे एमएनएस पे लग रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान साहब खुद बोल रहे थे इन सब चीजों को। तो उस वक्त भी मैंने आवाज बुलंद की, मैंने उनको सब कहा भी, लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरियां थी हुकूमत कायम करने के लिए, उनको जो है अंदर से भी ब्लैकमेलिंग थी और बाहर से भी ब्लैकमेलिंग। चलिए सर, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चीजें आवाम के सामने बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट होके आए। आपने कहा कि आप बहुत पहले से इस हल्के, लास्ट टाइम भी आप इस हल्के से थे और अभी जो नॉर्थ कराची 11B में आपने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है। अवाम का कितना साथ आपको इस वक्त नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड और क्या गहमा गहमी है इस वक्त? देखिए, मैं इस वक्त जो है आजाद उम्मीदवारों में अगर कोई सबसे बड़ी कैंपेन चला रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के बाद, तो मेरे ख्याल है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुकाबले सबसे बड़ी कैंपेन मेरी चल रही है। और ये वजह यह है कि मैं उस इलाके के आवाम के दरमियान रहा हूँ, मैंने उनकी सारी चीजें तब्दील की हैं, मैंने वहाँ पर सड़कें अपने खर्चे पे बनाई हैं, गटर साफ कराए हैं, मैंने बहुत काम किया है उनके साथ ना। तो मैं ये सारा कुछ करता रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे वहाँ के जब बच्चा जानता है मेरा नाम, अगर आप जाके लेंगे तो मेरा बच्चा मेरा नाम जानता है वहाँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन के हारने के बाद भी हल्का छोड़ा नहीं था। और मैं इस हल्के से 97 में जब पीटीआई का चिराग निशान हुआ करता था, तो उस वक्त भी मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ जब यहाँ पे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था एमकेएम के सामने, और पीटीआई से लड़ा था। अच्छा सर, इस दफा कुछ ये जो सिंबल्स हैं इसमें बड़ी बहस है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने सिंबल भी आप यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए, मैं एक्चुअली मैं 4 हल्कों से इलेक्शन लड़ा हूँ, 236 से भी लड़ा हूँ, 101 से भी लड़ा हूँ, ये 2013 में मैंने लड़ा था, ठीक है। और तो मैं वहां से भी लड़ रहा हूँ, तो मुझे 3 हल्कों में विकेट का निशान मिला था और एक इस हल्के के अंदर भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है विकेट थी। लेकिन वहां पर जो है कुछ ऐसा मामला दरपेश आया जो मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन की जो है वो आरओज के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसलिए नहीं बयान करना चाहता। तो उन्होंने मुझे मेडल अलाउट कर दिया, जबकि वहां पे जो एक आजाद उम्मीदवार था उसको उन्होंने विकेट अलाउट किया जिसने कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा और वो आज तक कैंपेन में भी कहीं नजर नहीं आया। तो मेरे क्योंकि वजह ये थी कि मेरी विकेट अगर सूबाई असेंबली में मिलती हो, कौमी असेंबली में भी एक ही होता, तो मैं दोनों में भरपूर मतलब इस वक्त आपका एक निशान जो है वो विकेट है। आप कौमी असेंबली पे मेडल है और सूबाई असेंबली पे विकेट है। कौमी असेंबली में विकेट है और सूबाई असेंबली में मेडल आपका? नहीं, कौमी असेंबली में विकेट है, सूबाई असेंबली में मेडल है। ठीक है जनाब, यानी कि आप ये समझते हैं कि वहां पे इस वक्त कितने वोटर्स होंगे सर आपके इलाके में? एनए पे 4 लाख समथिंग है और पीएस पे 1,22,000 है। और टर्नओवर लास्ट टाइम कितना रहा होगा? 50% था जो पीटीआई और हमने मूवमेंट बनाई थी। तो 50% तो बहुत कहलाता है, यानी कि काफी अवेयरनेस है वहाँ पे लोगों को, काफी अवेयरनेस है, पॉलिटिकल लोग हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफा को टर्नआउट ज्यादा होगा, क्योंकि लोग मायूस बहुत है। वजह क्या है सर टर्नआउट ज्यादा ना होने की? मायूसी बहुत है, पॉलिटिकल पार्टी से मायूसी बहुत है, बहुत ज्यादा मायूसी है। लेकिन सर जब आप जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं जो कि इतने मसाइल के बाद भी, और अभी जिस तरह से मैं आपका बयानिया सुन रही हूँ, आप लोग जब जानते भी हैं, और एक शख्स जो कि एक अरसे से स्ट्रगल कर रहा है और सिर्फ अपने इस नजरिए की वजह से साबित कदम रह रहा है, तो मेरे ख्याल है कि अवाम को साथ देना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने अभी यही समझता हूँ कि नौजवानों को एक पैगाम है कि ये आजादी की जो लड़ाई है वो अपने घर के अंदर जो है अपने लोगों से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई बाहर के लोगों से लड़ी जाती है, अपने मसाइल से लड़ी जाती है। जो उनके इस हल्के के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे एक हल जमात इस्लामी के नाम से आया और वो, लेकिन वहाँ पे कोई हल नहीं हो सका उसका ना। और आज 8 महीने के बाद वो इलाका जो है एथोपिया और एथोपिया ज्यादा इलाका है, हर जगह जो है सबसे बड़ा वही बुनियादी सिविक प्रॉब्लम है। आज भी इलेक्शन जो है गटरों पे लड़ा जा रहा है, आज भी इलेक्शन जो है पानी पे लड़ा जा रहा है, आज भी इलेक्ट्रिक पे लड़ा जा रहा है। आज से 70 साल बाद भी इस मुल्क के अंदर यही है, इसी बात बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आप खुद सोचें कि हमारे जो ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत क्या हो गई हमारी नौजवानों की।
बहुत शुक्रिया अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। के बाद आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सलमान रहमान साहब ने। आप तजियाकार हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे इकबाल खान महसूस साहब। MKM से आपका ताल्लुक है, लेकिन उबैद से बात जो है वो मुख्तसर रह गई थी और कुछ तशनगी रह गई। तो वहाँ बात यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे हो रही थी और वहाँ पे बाकायदा ये हो रहा था कि भैंस कॉलोनी में जो कि गार्बेज जो होता है और जो गोबर होता है भैंसों का, उससे किस तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे ममालिक इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीज़ें भी बना रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, सड़कें भी बन रही हैं और बिजली बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कराची में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों की होती है तो हम एक नेचुरल चीज़ की बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें वेस्टेज भी होता है, लेकिन कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है कि इसमें हम और क्या क्या कराची के लोग खुद क्या काम कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रेज होता है कि कुछ अर्से पहले हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस देखे और उसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई, लेकिन एक साल बाद भी हमें खातिर खा कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ। बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। अभी अशरफ कुरैशी साहब ने जिक्र किया कि 8 महीने हो गए इलेक्शन हुए हुए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA 247 की सीट जो है जमात इस्लामी को यहाँ बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी वोट पड़े, मगर कोई लोगों की अक्सरियत की जो आवाज़ थी या उनकी नुमाइंदगी थी उसका कोई भी हल या फ़ायदा नहीं हुआ, हल नहीं निकला कोई। सिर्फ एक लंदन सिटी जो है ना, उसमें 6 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, वेस्ट टू एनर्जी 6 प्लांट्स है सिर्फ एक लंदन सिटी में। और कराची जैसा मेगा सिटी जो है, यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अगर कोई विजन होता यहाँ की लीडरशिप का तो बिजली का मसला 100% यहाँ का हल हो गया होता। रीयूज शॉप्स भी होती हैं, उसमें लोग अपनी पुरानी चीज़ें कबाड़ खाने की वहाँ दे जाते हैं, उसको ठीक ठाक करके और वो रख देते हैं बड़ी चीप प्राइस पे इस्तेमाल के लिए कि कोई आके खरीद के यूज़ कर सकता है। वो हमारे यहाँ तो कोई देखे ना तस्वुर ही नहीं। कोई अच्छा, ये चीजें लोकल लोग कर सकते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की भी लोग कर सकते हैं। ऐसा करते हैं ना कि हुकूमत नाम की किसी भी चीज से हम हो जाते हैं लाताल्लुक, तो हमारे मसाइल हो जाएंगे हल। नहीं, अभी कल की बात है के लोग ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इस खित्ते के लोग जो हैं उनकी कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, वो अपने तय जिए और अपना बंदोबस्त खुद करें, अपने निजाम को खुद चलाएं, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा ये तो डिलीवर नहीं कर सकता। आप देखें ना, जो हम तमाशा लगा रहे हैं, हमारे ये तय है, हम पहले से जानते हैं कि आजाद उम्मीदवार सारे बिक जाएंगे। अभी कुरैशी साहब ने कहा मैं अपनी कोई पार्टी बना लूंगा, मैं नहीं बिकूंगा, ये होगा वो होगा। लोगों में ये मायूसी फैलाई जा रही है, एक वेव है और लोग ये जानते हैं रियलिटी है। मायूसी भी क्या है, रियलिटी है कि आजाद उम्मीदवारों को वोट मत डालो, ये आपका वोट लेंगे, आपसे खर्चा करेंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे, रैलियां निकालेंगे, आपको खाना वाना खिलाएंगे, कीमे वाले नान खिलाएंगे, बिरयानी देंगे। फिर जब ये वहां पहुंच जाएंगे तो ये अपना दाम लगा लेंगे, अच्छे खासे पैसे बना लेंगे। वो होना हुआ ना तो कुछ भी नहीं है ना। वो एक जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम था बड़ा मशहूर कि होना तो कुछ भी नहीं, तो वो होना तो कुछ भी नहीं, एंड यही है हमारे पास। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे तवक्का थी कि हो जाएगा, मुझे लोकल गवर्नमेंट से भी काफी तवक्का थी, लेकिन इस वक्त कराची में आप जितने प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो ज्यादातर फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत दोनों के एक मिक्स प्रोजेक्ट जो हैं वो भी चल रहे हैं कि दोनों की मावन से जो है ये हो रहा है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की चीज़ें कहाँ हैं? वो जो कुछ अर्से पहले कराची में बारिश से सड़कें ख़राब हुई और उसमें आपने चेपियाँ लगा दी और पता नहीं क्या वर्ड यूज़ होता है वो किया, वो भी अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन कोई काम आपको नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल दूसरे इशूज़ पे चलते हैं। सलमान रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सलमान रहमान साहब, टू द पॉइंट बात, एक तरफ कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब खासतौर पर इस पे बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टीज इस वक्त रह गई हैं, या तो शेर है या फिर तीर है। अब जो वो तीसरी पार्टी है जिसे इलेक्शन कमीशन ने उसका निशान ले लिया है और उसकी वजूहत जो भी हो, उसका एक तहरीरी फैसला भी आज जारी हो चुका है। अब वो पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? क्या वो ये कह देगी जनाब छोड़ दें, सिर्फ तीर और शेर को ही छोड़ दें, बाकी आपको जितने निशान नजर आ रहे हैं उस पर आप ठप्पा लगाते चले जाएं, क्या होगा? देखें डॉक्टर साहब, 2-3 चीजें हैं जो आने वाले 2 हफ्ते में होंगी। अभी जैसा आपने देखा है कि पीटीआई से इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसके बाद अब जो होने जा रहा है वो ये ऐसा नजर आ रहा है कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं उन्होंने आज एक इजलास बुलाया था और आने वाले दिनों में वो पीटीआई का इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन बना दिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके चेयरमैन अकबर एस बाबर साहब बन जाएंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी उम्मीदवार पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं
और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अकबर एज बाबर साहब के पास हाथ में आ जाएगा। ये तो प्लान सी का काउंटर प्लान सी नहीं, मैं इसको समझ नहीं पा रही। तो क्या फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो मसला है और आजाद उम्मीदवारों पे जो सवाल उठ रहा है वो खत्म हो जाएगा बाद में? नहीं, देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट से आज जो डिसीजन आया है, डिटेल डिसीजन आया है, उसमें ये बताया है कि इस वक्त पीटीआई का मौजूदा तंजीमी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, इस वक्त कोई उसका चेयरमैन नहीं है और पीटीआई का पुराना इलेक्शन कालअदम करार दे दिया गया है। अब पीटीआई का इलेक्शन वही तस्लीम होगा जो इलेक्शन कमीशन तस्लीम करेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इस वक्त किस डगर पे चल रहा है और वो कौन सा इलेक्शन तस्लीम करेगा। तो जो बाबर साहब इलेक्शन कराने जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन प्रॉब्ली उसको तस्लीम कर लेगा और इनको पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लेगा। तो जो पार्टी पीटीआई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उसके चेयरमैन आने वाले एक हफ्ते में अकबर एज बाबर साहब बन जाएंगे। अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं यहाँ ये प्रेडिक्ट करता चलूं कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पीटीआई की तरफ से इलेक्शन का बाइकआउट करने का ऐलान कर सकते हैं। तो 8 फरवरी अगले 2 हफ्ते में ये 2-3 बड़ी चीजें होने जा रही हैं। एक और चीज मैं बताता चलूं कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर साइफर केस का फैसला हो जाएगा जिसमें बानी तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों को प्रॉब्ली सजा सुना दी जाए। आने वाले दिनों में आपको जो है इलेक्शन से पहले ही 9 मई के जो वाकयात में जो लोग मुलविस थे उनका फैसला भी मिलिट्री कोर्ट से आने की तवक्को कर सकते हैं आप। तो आने वाले 2 हफ्ते बहुत ज्यादा हैजान पैदा करेंगे और पाकिस्तान सियासत में आप समझे कि एक भौचाल आने जा रहा है। अच्छा, इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पे जो है करना चाहूंगी। जमहूरियत के साथ एक पूरा मजाक होगा और ये किसी तरह भी पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत के लिए एक अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। सर, एक तरफ जमहूरियत के साथ मजाक की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ पहले से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती आ रही है, फिर से कुल्हाड़ी मारेगी अगर वो इलेक्शन से बॉयकॉट करेगी। लेकिन एक क्वेश्चन अभी रेज हो रहा है, इन्होंने अभी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने, जुबानी पीटीआई कहना चाहिए, उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को संडे को शायद उन्होंने कहा है कि जी बाहर निकलें और अपनी कंपेन्स के हवाले से बात करें। कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो कि जलसे जुलूस करने की अगर इजाजत मांगते हैं बाकायदा तौर पर, तो वो रूपोश हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे, उनको अपनी गिरफ्तारी का भी खतरा है क्योंकि 9 मई वाले केसेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलूब हैं या सरे फहरिस्त हैं, किसी भी तरह केस बनाए भी जा सकता है उनके खिलाफ। तो वो जो रूपोश है उनको भी बाहर आना पड़ेगा। दूसरी सूरत में कहा गया है कि अगर कोई कैंपेन के लिए बाहर नहीं आता है तो पीटीआई उसको डिसोन कर देगी। क्या समझते हैं इस फैसले को? ठीक है ये मतलब पीटीआई की तरफ से आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और इसको दानिशवराना फैसला कहा जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहबा, कभी भी तहरीकें जो है ना वो इजाजत लेके नहीं चलाई जाती और कभी भी तहरीकों में जलसों की तो इजाजत लेनी पड़ती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं। नहीं जी, जब सिचुएशन इस तरह की हो कि तो इस तरह से इजाजत लेके तहरीकें नहीं चलती हैं। तहरीकों के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। पीटीआई ने अपना खुद ही नारा लगाया था कि खौफ के बुत तोड़े और जेल भरें तहरीक चलाई थी। आज वही रहनुमा पीटीआई के जो सेकंड टियर लीडरशिप है सारी की सारी रिपोर्ट है। तो ऐसे छुप के डर के तहरीकें ना चलती है, ना आप इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आप क्या कहते हैं अवाम में अपनी जो मकबूलियत है उसको इनके वोट में तब्दील कर सकते हैं। तो जब तक ये अपने खौफ के बुत तोड़ेंगे नहीं, अपने देखें पीटीआई की लीडरशिप की मसला ये है कि उनका खौफ के बुत पे ही बात को कंटिन्यू करते हैं। उनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं अवाम को कि आप जी सड़कों पे आ जाइए, मुजाहरा कीजिए, लेकिन खुद छुपे बैठे रहते हैं। सर इसकी मिसाल तो यहाँ पे ये नजर आती है ना कि इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी दोनों बच्चे अभी उनकी साहबजादी तो नजर आ रही हैं जो अपने भाई का भी के भी हलकों को देख रही हैं, उनकी भी कैंपेन चला रही है। जैन कुरैशी साहब हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे, ऑन ग्राउंड कहाँ पे हैं वो नहीं नजर आ रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे बेटी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ईमान ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब मेजर ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की मुखालिफ होती थी पीटीआई में इस वक्त सारे जितने इलेक्शन है वो जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन वो तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को जिंदा कर रहे हैं। हमाद अजहर के वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हमाद अजहर नहीं है तो उनके वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बेशुमार हल्के ऐसे हैं जहां पे आप चले जाएं
तो पीटीआई के पास बड़ा सुनहरी मौका था कि अच्छे उम्मीदवार सामने लेके आते, लेकिन आज कोई उम्मीदवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन हो। और पीटीआई अभी अशरफ जब्बार कुरैशी साहब पीटीआई के जो है बानी रहनुमाओं में से एक हैं, लेकिन इनको जो है पीटीआई ने गवारा नहीं किया कि इनको टिकट देते। तो आप देखें कि पाकिस्तान में मसला सारा पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रियल रिफॉर्म की तरफ आना ही नहीं चाहती है, वर्कर क्लास को कोई टिकट देना ही नहीं चाहती। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टिकट इशू किए हैं वो सारे पैराशूटर्स को टिकट इशू किए, तो इनसे आप कैसे तवक्को कर सकती हैं कि आने वाले दिनों में टिकट जीतकर जो पीटीआई को या इमरान खान के हक में वफादार रहेंगे या उनसे ये होगा यही जब ये आपको पता है कि आप इस वक्त जो कराची शहर में जिस तरह की आवाजें चली हैं कि टिकट के कितने कितने पैसे लोगों ने दिए हैं, तो जो लोग इस तरह से आएंगे तो वो इसी तरह से फिर जाएंगे भी। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ठीक फिर जाहिर सी बात है मंडी में जो है दूसरी पार्टियां बैठी हुई हैं वो उनकी उससे ज्यादा कीमत लगाएंगे और उनको ले लेंगे। लेकिन सर देखिए अभी जो आपने अकबर एस बाबर वाले पूरी बात का जिक्र किया, एक तरफ तो दोनों पार्टीज मुझे लगता है स्पेशली जो है वो जितना भी कोई मुझे कहते हैं कि नून लीग की मकबूलियत पंजाब में, लेकिन नून लीग अभी भी 7 सीटों की एडजस्टमेंट कर चुकी है पंजाब में, और फिर सिंध में भी वो जो है वो एक तहाद के ऊपर चल रही है। अपनी अपनी जगह पे एक मैसूर हुई हुई पार्टीज हैं, जरूरत है इनको आजाद उम्मीदवारों की। उसमें अगर सभी नजरे गाड़े बैठे हुए वही वाली आजाद निशानों से लड़ने वालों पे जो कि पीटीआई का हिस्सा हैं, अगर ये पीटीआई का वजूद बाद में भी पार्टी की हैसियत से जैसे आप बता रहे हैं प्रेडिक्शंस दे रहे हैं और कह रहे हैं उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो आगे असेंबली में जाके क्या फ्लोर क्रॉसिंग पे तो वो नहीं आएंगे जो हमने अभी पंजाब में देखा है कि फ्लोर क्रॉसिंग पे पूरा कानून हुआ और उस पर बात की गई है। तो पीटीआई किस तरह से ये शो करेगी कि ये तो मेरा उम्मीदवार है और इसको जाया किया जाए अगर ये किसी और पार्टी का हिस्सा बनता है तो? नहीं जी, नहीं कर सकती। बिल्कुल आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो भी असेंबली में जाएगा वो अगले 3 दिन उसके पास रास्ता होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन कर सकता है। अभी अशरफ जब्बार कुरैशी साहब ने बताया कि जी वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर उन्होंने अपने हल्के के लिए काम करना है। अगर तकरीर करने के लिए वो इलेक्शन लड़ लें और वो ये कह रहे हैं कि मुझे वोट दो ताकि मैं तकरीर अच्छी तकरीर करूं और काम कोई ना हो हल्के में, तो इस तरह से तो काम होगा नहीं। तो लिहाजा उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई बाइकआउट नहीं करती या आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं पीटीआई की हिमायत से, तो इनका कंट्रोल अकबर एस बाबर साहब के पास चला जाएगा, जो आने वाले दिनों में हुकूमत बनाने में नून लीग या पीपल्स पार्टी दोनों में से जिसकी भी हुकूमत बनने जा रही होगी उसकी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। और आप देखिएगा कि मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पीटीआई मतलब जो बानी तहरीक इंसाफ की पीटीआई है, बानी तहरीक इंसाफ हो सकता है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दें, और उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार जो है वो जिता के थाली में रख के तो नहीं दे सकते। लेकिन सर मुझे ताकतवर हलकों से मैं चले उबैद की तरफ आती हूँ इस बात पे। उबैद सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, मुझे ताकतवर हलकों से यही तो शिकायत है, किसी को सियासी शहीद होने क्यों देते हैं? पहले भी सियासी शहीद करवाया था हुकूमत लेके, अभी भी ये सियासी शहीद होने का मौका दिया जा रहा है। लड़ने दे, आने दे मैदान में, पता चलेगा कौन कितने पानी में। ये तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बारी बारी एक के बाद एक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना कंधा देती रहती है, तो सियासी शहीद भी मिलते ही रहते हैं। ये जो इन्होंने बात की हमारे दोस्त ने कि 3 दिन में उन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी, ये जो रूल 94 है ना इलेक्शन रूल्स का, ये पीटीआई के दौर में अमेंडमेंट लाई गई कि सिर्फ उसी आजाद उम्मीदवार उसी जमात को ज्वाइन करेगा जिसे इलेक्शंस के लिए कोई सिंबल अलॉट किया गया हो। यानी आजाद उम्मीदवार जो जीतेगा या तो वो आईपीपी में जाएगा या वो नून लीग में जाएगा,
या वो पीपल्स पार्टी में जाएगा या जमीयत उलमा इस्लाम में जाएगा। यानी क्लीन शेव नौजवान जो होंगे, अगर वो जीत गए तो वो कुछ जगह नहीं मिलेगी तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में चले जाएंगे। जाना उनको किसी ऐसी पार्टी में ही होगा जिसे सिंबल अलॉट किया गया। वो पीटीआई नहीं कह सकते खुद को। ये वही बात हो गई कि एक और कुल्हाड़ी अपने सर पैर में देखें ना, इन्होंने की थी अमेंडमेंट, पीटीआई ने की थी है। तो अब ये फौज पे जो तनकीद करेगा उसे 25 साल की सजा होगी, ये भी इन्होंने ही की थी तरमीम, पीटीआई ने की थी। तो हमारे यहाँ तो कंधे हम देते हैं इस्तेमाल करने के लिए हमारे लीडर्स के दूसरे के खिलाफ, बाद में जब अपने मुंह पे थप्पड़ पड़ता है तो हाथ रख के घूमते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो मसला ये हमारा ना, हम अभी ये आर्मी एक्ट भी इनके मुंह पे पड़ने वाला है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसकी तारीफें की हैं अभी। जी। तो अब बात ये ना, ये देखें ना, फौजी अदालतें, ये पीटीआई के लीडर्स जो थे ना, सही कह दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप लोग जब करते हैं तो आप भुगते भी उस चीज को। देखें ना, फौजी अदालतों का अपने दौर में टीवी के टॉक शोज में बैठ के घंटे घंटे दिफा करते थे कि सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, ये क्या करें जी, यूं है तो ऐसे तो जरूरी है, रियासत की सलामती और फलां रेट इदारे, और अब ये जो ना उसके शिकार हैं। 9 मई के तमाम लोगों का ट्रायल जो है वो फौजी कोर्ट्स में हो रहा है। साइफर भी नजर आने लगा है अब कि क्या होने वाला है साइफर का भी। अब तो देखे ना, ये हमारे इस निजाम को ये चैलेंजेस है। ये कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी, एक लीडर दूसरे लीडर का मसला नहीं है, मेरा लीडर चोर तेरा लीडर साहूकार। ये मसला ये है कि ये इस निजाम को थ्रेट्स है, और ये निजाम आहिस्ता आहिस्ता, आपने अभी कहा जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ जमहूरियत का मुजरा देख रहे हैं बैठ के कुछ लोग यहाँ। मजाक क्या हो रहा है, इससे भी जमहूरियत को तो नचा रहे हैं सामने, कहते तुम नाचो, हमें मजा आ रहा है। यहाँ तो ये हालत है भाई, ये एक दिन कोलैप्स होगा, वेरी नियर टू कोलैप्स, क्योंकि कितना चलेगा। लेकिन सर मुझे मसले का हल समझ नहीं आता। क्या हमें आइन की इस्तेलाहात की, आई एम सॉरी टू से, हमें आइन में इस्तेलाहात की जरूरत है या मुकम्मल तौर पे आइन को नए सिरे से लिखने की जरूरत पेश आ गई है? क्योंकि जितनी इंटरप्रिटेशन हो रही है और जितने बातें यहाँ पे की जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जनाब चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं। क्या समझते क्या आइन में कोई मसाइल हैं? देखें, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, है ना। तो अब वो हालात पैदा हो गए हैं कि अब पूरी इंजीनियरिंग, पूरी सर्जरी की जरूरत है। जो पीछे से चला रहे हैं वो भी अब सामने ही आ जाएं मेहरबानी करके, और कोई बड़ी सर्जरी हो, लोगों के मसाइल हल होने का कोई सही रास्ता, रोड चले हम ये समझते हैं कि लोगों के मसाइल सही होने चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन बहरहाल उबैद ने तो मुझे रोक ही दिया उस बात से कि वो लोग हुकूमत छोड़ ही देना, खुद ही अपने मसाइल हल कर लें। होता नहीं है इस तरह से, लेकिन बहरहाल मुझे तो उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। बाद आपके सामने हाजिर हैं और कुछ सिंध की सियासत, कराची की सियासत। मेरे साथ इस वक्त इकबाल खान महसूद साहब मौजूद हैं, MKM से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं इकबाल खान महसूद साहब, कराची के मसाइल को हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे हम ये समझते हैं कि कराची के मसाइल को अब हल हो जाना चाहिए, और ये वाले जो इलेक्शंस हैं ये शायद आखिरी इलेक्शंस हैं सियासतदानों के लिए भी। अगर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई तो आगे उनको ना वोटर मिलने वाला है, ना उनकी सियासत बचने वाली है। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और बहुत अच्छी आप लोगों की डिबेट चल रही थी। अच्छा, ये देखें, कराची का जो ये मसला है ना, ये कोई आज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ये इशू है, लेकिन आप स्पेशल कराची पे बात कर रही हैं, तो ये जितने भी मसाइल हैं ये तकरीबन पॉलिटिशियंस के ही क्रिएट करता है। लेकिन हम लोग खुद गलतियां करते हैं, हम लोग खुद जो है वो, आपने जैसे कहा कि ताकतवर हलकों को हम खुद जो है अपना कंधा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना वो बैठकर 5 साल बाद जो है ना वो मातम कर रहे होते हैं। और ये एक पार्टी का अलमिया नहीं है, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब ये गलती बार बार दोहराने के बाद जो है ना फिर आकर इस नतीजे पर अब जो है उनको, मैं तो कहता हूं कि एक जगह उनको एक बात पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि देखें, अगर पाकिस्तान है तो ये सियासत भी है, ये रियासत भी है, हर चीज है। लेकिन हमें इस पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा। कराची के जो मसाइल हैं उसका हल जो है वो नामुमकिन नहीं है, कोई नामुमकिनात में से ये नहीं। सर, आप भी इलेक्शन का में हिस्सा ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, NA 235 से मैं NA 235। अच्छा सर, कौन सा एरिया लगता है ये? इसमें सोराब गोड, स्कीम 33,
ये एरियाज लगते हैं इसमें। मेरे पास 2 PS हैं, PS 97, PS 98 और PS 99 का 30% जो एरिया है। अच्छा, अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं इन एरियाज में मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की जो है वो लीडर लोगों में से कुछ लोग आए हैं, ज्यादा मुझे याद पड़ता है। जी बिल्कुल, सोराबगोड टाउन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सफूरा टाउन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और हालात अबतर से हबतर होते जा रहे हैं। यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, कचरे के ढेर हैं यहाँ पर, ना सेवरेज का कोई निजाम है, गटरों पे ढक्कन नहीं मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, चोरियां डकैतियां आम है, मंशियात के पूरे यहाँ पर रैकेट चल रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाब गफलत में मसरूफ है, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो इलेक्शन जीतना नहीं, वो इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। अच्छा सर, इससे पहले अलीम आदिल शेख थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, अलीम आदिल शेख थे यहाँ, PS पे वो अलीम आदिल शेख थे यहाँ से। यानी कि आप समझते हैं कि ना अलीम आदिल शेख साहब ये मसला PTI से हल कर सके, ना जो है वो अभी तक पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को 8 महीने में हल कर सकी, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं MQM के हैसियत से? देखें, कराची ने जब भी तरक्की की है तो हमेशा वो MQM के दौर में ही तरक्की हुई है कराची की ना। अलीम आदिल शेख की जहां तक आपने बात की तो PTI के तो ग्रास रूट ही मौजूद नहीं था। अलीम आदिल शेख साहब मुश्किल 5 सालों में उन्होंने 15 से 20 यहाँ विजिट किए होंगे एक मेहमान की हैसियत से। उन्होंने कभी इस हल्के को ओन ही नहीं किया। सर हल्के को ओन नहीं किया, लेकिन उससे आगे की तमाम जमीनें उनके पास है, वो कैसे चली गई? सर गए तो होंगे अपनी जमीनों पे देखने के लिए, उसके लिए तो तकरीबन पूरा दिन दरकार है। जी हाँ, वो इसी तरह वो हल्के को बाईपास करते हुए अपनी जमीनों का ही उन्होंने ज्यादातर ख्याल रखा है। और बाकी आपने जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की है तो 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद सूबा सिंध की हालत आपके सामने है। यहाँ कोई एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां आप अपने बच्चे का इलाज करवा सके। कोई एक मुझे आप सरकारी स्कूल दिखा दें। पूरे सिंध में 48,000 स्कूल जो हैं वो कागजों में मौजूद हैं, सही है, लेकिन उसमें से 23-24 हजार स्कूल जो हैं वो गोस्ट स्कूल। अच्छा इकबाल खान महसूद साहब, मैं असल में चाहती हूँ कि ये जो हमारे इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, हम बड़े फोकस पे छोड़ के छोटे चीजों को हम ज्यादा फोकस करें ताकि वहाँ की जो आम लोकल लोकेलिटी है, आवाम है, उनके मसाइल को एड्रेस किया जा सके। आपका जो एरिया है सर, ये काफी मुश्किल एरिया है, मुख्तलिफ जुबानों के वहां पे लोग रहते हैं। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी मसाइल को हल करना मुश्किल होता है? नहीं, मसाइल तो देखिए यहाँ पर कभी ये एक मेरे हल्के की स्पेसिफिक मैं बात नहीं करता हूँ। कराची के जो मजाफाती जितने भी इलाके हैं उन सबका यही हाल है, वो आपके सामने है। कराची शहर में जितना भी क्राइम हो रहा है तो ये ज्यादातर जो है उसका रीजन ये जो अनप्रॉपर जो कच्ची आबादियां हैं वो हैं। देखें, 15 सालों में आपने 22,000 अरब रुपए खर्च कर किए, लेकिन आपने इन आबादियों को आपने लीज नहीं किया, आपने इन आबादियों में आपने सड़कें नहीं बनवाई, यहाँ आपने गैस नहीं दिया, बुनियादी जिंदगी की जरूरियात आपने नहीं दी, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या पानी नहीं है, या 12 से 18 घंटे लाइट नहीं है। आपने कोई एक पूरे सोराबगोड टाउन में एक पार्क मौजूद नहीं है, एक सरकारी हॉस्पिटल मौजूद, एक सरकारी हॉस्पिटल है वो भी मुस्तफा कमाल साहब के दौर में जब वो सिटी मेयर थे तो उन्होंने ही वो बनवाया। उसके अलावा जो है वो रोड पर क्रॉसिंग का कोई इंतजाम नहीं है। हाईवे को रोजाना हजारों के हिसाब से लोग क्रॉस करते हैं और 2 से 3 हादसा जो है वो मामूल है। बात यह है कि हम तो बारहा कहने के बावजूद जो है ना वो इनको होश के नाखून ये नहीं ले रहे हैं, ये समझने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, इस हल्के में कितना वोटर है? इस हल्के में 1,57,000 वोटर है, रजिस्टर्ड वोटर। लेकिन यहाँ पर जो जाली वोट हैं वो भी जो है वो पूरी कराची में सबसे ज्यादा जाली वोट इसी हल्के में पाए जाते हैं। जो वोटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो वोट ही नहीं है, वो अंदरूनी सिंध से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है उनके वोट रजिस्टर कराए गए हैं। और वो जब वोटिंग होती है तो वो उनको वहां से बसों में भरकर लाया जाता है और यहाँ पर वोट कास्ट करवाया जाता है। 65% जो ये मेरी जो NA है ये MQM पाकिस्तान से बिलोंग करती है, यहाँ की जो आबादी है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी आज तक ये सीट कभी विन नहीं कर सकी। 2018 में PTI थी, 2013 में भी MQM ने ये यहाँ से इलेक्शन जीता और 2008 में 7 में भी यहाँ से MQM ने इलेक्शन जीता था।
तो ये एमकेएम का हल्का है और इंशाल्लाह इसको एमकेएम ही बेहतर करेगी, क्योंकि स्कीम 33 के चलिए हवाले सर, से हमारी आपको नेक पता है। तमन्नाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इकबाल खान महसूद साहब मौजूद थे। उबैद शाह साहब, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसी जमात की बात नहीं करती, अक्सर वो मतलब वही बात है कि जब तक हम छोटी चीज़ों को नहीं फोकस करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपनी इलाकों को नहीं जानते, हम अपने लोगों के मसाइल को नहीं जानते, हम बात करते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर। मेरे ख्याल है कि वजह ही ये है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सही ना होने की। क्या समझते हैं आप? पहले तो मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करूंगा इकबाल साहब के लिए। इनका जो हलका है वहाँ पे ये खुद भी कराचीआइट नहीं है, और उस हल्के अच्छा। हाँ, जाहिर है महसूद है, कराचीआइट तो नहीं है ना, लेकिन कराची के दुख पर बात कर रहे हैं। टिकट भी कराची मेरा हर हफ्ते वहां पे जाना होता है। कराची बाय द वे, की- मुझे पता है वहां के मसाइल क्या है। कराची की लोकल पार्टी से टिकट लिया है, और इनके हलके में इनकी कम्युनिटी या इनकी पॉपुलेशन जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है वो काफ़ी है ठीक है। स्कीम 33 में और सोराग बोर्ड पे। लेकिन एक जो है ना, एक बात जो बुनियादी फिलॉसफी से मुतजाद हो जाती है, वो मैं बार बार रिपीट भी कर चुका हूँ कई बार, कि एक एमएनए का या एक सूबाई असेंबली के रुकन का गटर के ढक्कन से, सड़क से, कचरे से क्या ताल्लुक बनता है। ये हमारी लॉजिक ही, हमारा कॉन्सेप्ट ही ये गलत है। ज़ियाउल हक साहब के दौर से ये शुरू हुआ, हर एमएनए को बजट दे दिया, जाओ तरक्याती काम कराओ, नौकरियां बांटो, समझे ना। तो वो माहौल ही बदल गया। जो काम है उनका, भाई ये जो लोकल बॉडीज हैं, जो मुकामी हुकूमतें हैं, जिले इदारे हैं, इनको इतना इख्तियार होना चाहिए कि ये खुद फंड्स जनरेट करें और खुद अपना बजट बनाएं और खुद एक्सपेंड करें। वो बैठे होते हैं जी, मुलाजमीन की तनख्वाह जो है, कराची केएमसी के मुलाजमीन की तनख्वाह का 50 करोड़ का चेक आएगा, वजीर आला साहब अभी भेजेंगे तो हम तनख्वाह बटेगी, और 8 महीने से जो पेंशन जिनकी रुकी हुई है उनको 2-2 पेंशनें दे देंगे हम। वो भाई, आप पूरी दुनिया में बल्दियाती हुकूमतें अपना बजट रेस करती हैं, आप ये आवाज उठाए ना, आप इस एजेंडे पे इलेक्शन लड़े ना कि हम ये कानून साजी करेंगे, कोई इसके लिए आवाज उठाएंगे, असेंबली में पहुंचेंगे तो बोलेंगे कि भाई इनको राइट दे दो ना इनका। हम क्यों गटर का ढक्कन लगवाएं एमएनए या एमपी है, हम क्यों सड़क बनवाएं, हम क्यों लाइटें लगवा रहे हैं, क्यों फेडरल की तरफ देखें हमेशा हम? उनको इख्तियार दे देना, उनके लिए कानून साजी कर दें कि वो ट्रेड लाइसेंस फी वसूल करें, म्यूनिसिपल सर्विसेज चार्जेस वसूल करें, वो रोड टैक्स वसूल करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना फंड जनरेट करें, खुद वहां खर्च करें। ये बात तो कोई करता ही नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं होता तो हम बस वो पार्किंग के पैसे लेके उसी में खुश हैं, उसमें 4-6 करोड़ रोजाना के बना के उसी में ही सारी दुकानें उसके भी ठेके बिकते हैं, उसके भी ठेके हैं, वो अंदाजा है मुझे। रोजाना हमारी रोजाना डायरेक्टर चार्ज पार्किंग लगना है तो इतने पैसे देने होंगे, इतने सिस्टम चलेगा, इतने रुपए महीने के होंगे, इतने रुपए होंगे। मेरी गाड़ी में तो शायद उन तमाम नामों की लिस्ट मौजूद होगी जिनके मैं रोजाना पूछती हूँ कौन कौन ठेका ले रहा है, किस किस के पास ठेका है। बहरहाल आगे चलते हैं। जनाब उबैद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सलमान रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। सलमान, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, मुझे ये बताइएगा, 18वीं तरमीम अच्छी बहुत है, बहुत जबरदस्त बात है, 18वीं तरमीम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि एक बाप है, अपने बच्चों को, 4 बच्चों को वो पैसे देता है, लेकिन पीछे से बाप को कोई कमा के नहीं देता है। वही वाली मिसाल है। और अभी जैसे इन्होंने उबैद ने बात कही है, हम क्यों ये पॉलिसीज नहीं है कि जी तभी तो हम परेशान है, फेडरल के पास पैसा खत्म हो जाता है, सूबों के पास पैसा होता है, और सिर्फ सिंध की सिर्फ आप बात करें तो एजुकेशन बजट भी हमारे पास इतना ज्यादा है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो हम क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते कि हम कमा के दें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अंदर बेसिक रिफॉर्म जो भाई डिस्कस कर रहे थे उस तरह के रिफॉर्म नहीं किए जाएंगे, और ये नहीं किए जाएंगे जब तक पाकिस्तान में कोई बेहतर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद नहीं होगा या नहीं आएगा। तो इस बात को तो छोड़ दें, पाकिस्तान में ये मसाइल हल नहीं हो सकते। आप मजीद इख्तियार आते थे, मजीद ठेके बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन का मौसम है तो मैं इस बात को थोड़ा सा देर के लिए साइड में रखते हुए 2-3 प्रेडिक्शन कर दूं कराची के बारे में। इकबाल महसूद साहब कह रहे थे कि जी कराची ने हमेशा जो है तरक्की जब की है तो एमकेएम के दौर में की है। तो कौन सी एमकेएम के दौर में की है? ये उनकी गलतफहमी थी। नहीं, ऐसा करते हैं, मैं माजरत चाहती हूँ यहाँ पे। मेरा ख्याल है भाई इकबाल महसूद साहब को फिर से लाइन पे ले लें, ये बहुत क्वेश्चन है, हुआ है। मेरा ख्याल है कि मैंने भी बहुत जल्दी से वो बात आगे मैं 1 मिनट देते मुझे, मैं 2-3 चीजें बता दूं। मेरी अपनी एनालिसिस है, जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से एमक्यूएम कराची में अब एक किस्सा, माजी का किस्सा हो चुकी है। सख्त हो गई बात, थोड़ी सी सख्त हो गई सर, नहीं जीत सकेगी। अच्छा, और नहीं भाई, इकबाल महसूद साहब को लाइन पे ले आप फौरन से। वो ज्यादा सीटें ले लेगी कराची से। इकबाल महसूद साहब, बहुत कम वक्त है लेकिन जवाब मैं चाहूंगी, फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, पहले तो जवाब दीजिएगा। जी
ये उबैद भाई ने जो कहा कि कराची हाइट नहीं है, तो मेरी पैदाइश भी कराची की है, मेरा ब्रॉटअप भी कराची का है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेरे अच्छा, फिर मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता उबैद भाई प्लीज मुझे बोलने माजरत दें चाहता जरा। हूँ सर, मैंने ये कहा। हाँ जी, आपको असल में पूरा वो इल्म नहीं था, क्योंकि मेरा छोटा भाई कराची फ्लोर मिल एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन है। अच्छा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है। जहां तक भाई ने बात की कि अपना एमकेएम के दौर में, तो मैं आपको बताऊं कि कराची ने तरक्की हमेशा एमकेएम के दौर में ही की है। एमकेएम ना ए है ना बी है, एमकेएम वो है जो आपको आजकल स्टेज पर नजर आती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे कन्वीनियर हैं, डॉक्टर अपना मुस्तफा कमाल भाई हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं, सही है ना। इशू ये है कि कराची ने हमेशा, कराची का आप मुझे बताएं, कराची ने किस फेज में किस दौर में तरक्की की है। नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने तख्तियां लगाई हैं, लेकिन काम जो है वो आपको मुस्तफा कमाल के दौर में होता हुआ दिखा। 300 अरब रुपए की कलील रकम से उन्होंने कराची में अंडर पासेस का जाल बिछाया, उन्होंने पुल बनाए, उन्होंने ब्रिजेस बनाए, उन्होंने पार्क्स बनाए, उन्होंने सैलरीज दी, उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया। कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके दौर में बना। उसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार जब मेयर थे, उनके दौर में काम हुआ। आप मुझे बताएं कि कब पीपल्स पार्टी के दौर में काम हुआ? आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी हमेशा उसी सूरत में जीती है जब एमकेएम ने बाइकआउट किया, और आज भी वो बाइकआउट का आसरा लेकर जो है वो इलेक्शन में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं कि कहीं से बाइकआउट की आवाज आ जाए और हमें कुछ सीटें मिल जाए। इंशाल्लाह 8 फरवरी साबित करेगा कि कराची एमकेएम के साथ है, कराची एमकेएम है और एमकेएम कराची है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी शाम 8 बजे हम भरपूर जश्न मनाएंगे और हमारी जीत जो बहुत है शुक्रिया। मेरे साथ इकबाल खान महसूस साहब मौजूद थे, उबैद शाह साहब, सलमान साहब और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। कराची के मसाइल खुदा करे कि हल हो जाए, मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।